Hello everyone, welcome again. Now we are going to discuss the next concepts. पिछली क्लास में हम लोग तीन कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, मनी मेजरमेंट हो गया हमारा, और इसके बाद हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे तीन और कॉन्सेप्ट आज की क्लास में. नंबर 4 पर है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, नंबर 5 है हमारा पोस्ट कॉन्सेप्ट, नंबर 6 है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ऐसी कोई नंबरिंग फिक्स नहीं है, जो हमारे को ध्यान आ रहा है पहले हम वो पढ़ा रहे हैं. ठीक है, देखिए ये जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है ये बहुत सीधी सी बात करता है कि देयर शुड बी एन अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग करने का एक पीरियड होना चाहिए. क्यों? पहले तो ये था अकाउंटिंग करने का पीरियड क्यों होना चाहिए. वो इसलिए होना चाहिए कि आप अगर अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानना चाहते हैं, ठीक है, मतलब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन कर रहा हूं, मुझे मेंटेन करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो मैंने स्टार्ट कर दिया मेंटेन करना. सपोज मैंने 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया, अब मैं इसको खत्म कब करूं? क्योंकि बिजनेस तो गोइंग कंसर्न है, चलता रहेगा. तो आप भी बोलोगे सर चलने दो, अकाउंटिंग करने दो, चलने दो. कब तक चलने दो? जब तक बिजनेस चलेगा. अब बिजनेस कब तक चलेगा ये पता नहीं है. तो भाई हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? हर साल हम लोग अपने जो है फाइनेंशियल जो बिजनेस है उसके रिजल्ट्स को जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं, प्रॉफिट लॉस को जानना चाहते हैं, ताकि हम हर साल एक पीरियड लेके चले कि भाई इस पीरियड से इस पीरियड में हमारे बिजनेस में क्या रिजल्ट्स रहे, फिर वापस अगेन नेक्स्ट ईयर में इस पीरियड से इस पीरियड में हमारे क्या रिजल्ट रहे, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें. अगर कोई पीरियड नहीं होगा तो कंपैरेटिविटी भी नहीं हो पाएगी और हम कभी अपने रिजल्ट्स को जान ही नहीं पाएंगे. हम तो बस ये सोचते रहेंगे ठीक है, जब टाइम मिलेगा या जब हम लोग जो है बिजनेस वाइंड अप करेंगे तब हम देख लेंगे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. तो सोचिए ऐसे अगर आप करोगे तो आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, आपको सही समय पर उसकी जानकारी नहीं हो पाएगी. आप तो कह रहे हैं चलने दें, देख लेंगे, ठीक है. तो देखो जैसे लाइफ में हम लोग अपने लिए कई चीजें सेट करते हैं कि हमने लास्ट 1 ईयर में क्या किया, या लास्ट 6 मंथ में हमने क्या किया, या लास्ट 1 मंथ में हमने क्या किया. इसी तरह हम लोग बिजनेस के लिए भी एक पीरियड लेके चलते हैं, और वो पीरियड जो होता है वो 1 ईयर का होता है, ठीक है. और वो 1 ईयर का पीरियड हम लोगों ने 31 मार्च तक ले रखा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च. और ये अकाउंटिंग पीरियड एज पर इनकम टैक्स भी है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग हर बिजनेस को अकाउंटिंग करनी है और अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है, क्योंकि उसे 1 साल का बिजनेस का टैक्स भी देना है. हर साल उसे टैक्स देना है, तो हर साल उसे बिजनेस की इनकम निकालनी है और हर साल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है. और वो पीरियड क्या होगा? पीरियड आप लोग तय कर सकते थे पहले, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने बता दिया अब कंपलसरी है कि सबको अप्रैल टू मार्च का पीरियड ही लेना है, ठीक है. लेकिन वो पीरियड 1 साल का होना चाहिए. पहले क्या था, ऐसी बाउंडेशन नहीं थी. आप दिवाली से दिवाली भी लोग रखते थे, लोग जो है 1 जनवरी से दिसंबर वाला भी पीरियड रखते थे. लेकिन अब इनकम टैक्स के हिसाब से, ताकि मैंने पहले कहा था कॉन्सेप्ट्स क्यों बनाए गए हैं, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे. अब पता चल रहा है एक बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड कर रहा है किसी और पीरियड में, उसका पीरियड या उसका समय जो है जनवरी से दिसंबर है, हमारा समय अप्रैल से मार्च है, तो इनकम टैक्स वाले सबसे अलग अलग थोड़ा ना कोई टैक्स कलेक्ट करते रहेंगे या सबके लिए अलग अलग एक टाइम पीरियड लेके चलेंगे. उन्होंने सबको दे दिया एक टाइम पीरियड कि अप्रैल से मार्च अकाउंटिंग करिए, मार्च के बाद आप अपना बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जो भी आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है उससे अपना प्रॉफिट लॉस निकाल के टैक्स जमा करा दीजिए. अगर हमें लगा कि कहीं ना कहीं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स से जो आपने टैक्स जमा कराया है वो कम है,
या कहीं प्रॉब्लम हमें दिख रही है, कहीं कहीं फ्रॉड में लग रहा है, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उस समय आपके पास लीगल एविडेंस की तरह काम आएगा। तो अप्रैल से मार्च तक का एक फाइनेंशियल ईयर वो लोग लेके चलेंगे, इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है, इसी को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2020, ये चलेगा अप टू 31 मार्च 2021। तो ये एक फाइनेंशियल पीरियड हो गया। इस पीरियड में हम लोग अपने बिजनेस की जो भी पोजीशन है, जो भी प्रॉफिट लॉस है, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और अभी इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर मेरा वो क्या था 2019 से 31 मार्च 2020, और इस पीरियड में जो भी हमने कमाया करा वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गई? तो ये है अकाउंटिंग पीरियड की इंपॉर्टेंस, और सभी को ये अकाउंटिंग पीरियड मेंटेन करना है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लेते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है कोस्ट कॉन्सेप्ट। कोस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? टोटली पहली बात तो ये आपकी फिक्स्ड असेट की अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। फिक्स्ड असेट की अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग जो है, अकाउंटिंग कह दो या रिकॉर्डिंग कह दो, ये उससे रिलेटेड है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो असेट है वो बुक्स में किस कीमत पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। मतलब फिक्स्ड असेट की जो अकाउंटिंग है, उनकी जो प्राइस है, वैल्यू है, ये उसकी बात कर रहा है। तो कोस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप लोगों को हिस्टोरिकल कोस्ट लेके चलनी है। हिस्टोरिकल कोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल कोस्ट ऑफ परचेज। आपको असेट की वैल्यू माननी है। जिस वैल्यू पर हमने असेट को खरीदा है, खरीदने के बाद उसको रेडी टू यूज बनाने तक कुछ खर्चे हुए हैं, वो उसमें और जोड़ लीजिए। उसके बाद आपकी असेट कितने की आपको पड़ी, वही आपकी जो असेट है उसकी वैल्यू होगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उसकी रिकॉर्डिंग उसी पर होती रहेगी। वॉट एवर द वैल्यू इन द मार्केट डजंट मैटर। मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो गई उससे मतलब नहीं। अब जो लोग अकाउंटिंग करते हैं, या जो लोग पहली बार हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, तो देखो आगे आप सीखोगे एक बैलेंस शीट बनती है बिजनेस में। बैलेंस शीट इज व्हाट? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ऐसे हम लोग अपनी असेट को प्रेजेंट करते हैं। ये असेट होती है, यहाँ लायबिलिटी साइड होती है, इस तरह से हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब इस बैलेंस शीट में मान लीजिए हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, और एक असेट हमारे पास लैंड है। ठीक है, अब मैंने सपोज 5 लाख रुपए में प्लांट मशीनरी परचेज करी। कब खरीदी? मान लो 2010 में खरीदी, 2010 ईयर में। तो आज उसकी कीमत मैं देखता हूं मार्केट में, इसकी कीमत मान लीजिए सिर्फ 1 लाख रुपए बची है। ये मेरे लिए कोस्ट है जिस पे मैंने खरीदा था, और ये इसकी मार्केट वैल्यू है। तो क्वेश्चन ये कि सर मैं इसको 5 लाख पे दिखाऊं कि 1 लाख पे दिखाऊं? तो इट शुड बी रिकॉर्डेड एट 5 लाख। यस, फिर भी एक बात याद रखनी है, अकाउंटिंग क्या कहती है कि 5 लाख पर में से आप लोग अपना डेप्रीशिएशन घटा लो। कोस्ट में से आप हर साल असेट पर क्या लगाओ? डेप्रीशिएशन। और ये डेप्रीशिएशन के एज पर इनकम टैक्स आपको लगाना है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको लगाना है। मतलब आप असेट को उसकी ओरिजिनल कोस्ट पर ही दिखाते रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 लाख की असेट 2010 में भी दिखानी थी और 5 लाख ही आज दिखानी है। इसका मतलब है एक रीजनेबल रेट से, जो भी एज पर इनकम टैक्स रूल्स, जैसे मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स के हिसाब से प्लांट मशीनरी पर 15% डेप्रीशिएशन लगता है। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 32, उसमें लिखा हुआ है कि डेप्रीशिएशन शुड बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 15%। तो ये कहते हैं कि आप अपनी असेट को 15% से हर साल क्या करते रहें? कम करते रहें। तो उससे उसकी बुक वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। बुक वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू पर उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। बट उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो अलग चीज है। देखिए, मैंने कहा
असेट को उसकी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाकर जो वैल्यू बचेगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे, और इस वैल्यू को हम बुक वैल्यू कहते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं कहते। मार्केट वैल्यू तो हम किसी वैल्यूएट से लगाएंगे, पूछेंगे भैया ये एसेट आज की डेट में कितने की बिकेगी, वो मार्केट वैल्यू होगी उसकी। तो मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे एसेट को, हम एसेट को कॉस्ट में से अगर डेप्रिसिएशन उस पे लगता है, जैसे अगर लैंड की बात करूं तो लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जमीन है, जमीन घिसती नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूज, बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम, कि समय के हिसाब से, यूज के हिसाब से एसेट की कीमत गिरती जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एसेट की जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, उसमें से हर साल एक पार्ट उसका कम करते जाते हैं, ठीक है। और इससे डेप्रिसिएशन लगाने के और भी कई फायदे हैं। केवल एसेट की वैल्यू सही नहीं जान सकते आप, केवल इसके अलावा आप अपना सही प्रॉफिट लॉस भी जब निकालते हैं तो उसके लिए भी आपको डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट की आपकी नीड होती है। अभी उसके बारे में भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, उसमें भी सिखाऊंगा। समझ में आ गई बात की? तो ये इस पर दिखा सकते हो आप, बुक वैल्यू पर नहीं। तो लैंड को तो हमने, मान लो अगर मैंने लैंड खरीदा है 10 लाख रुपए में 5 साल पहले, तो मैं आज भी उसको 10 लाख में दिखाऊंगा, चाहे इसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख हो गई हो, 20 लाख हो गई, 25 लाख हो गई, ठीक है। ये है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो नाम से जा रहा है, कॉस्ट मतलब होता है लागत, और कॉस्ट एंड बाइंग प्राइस देयर इज डिफरेंस, कि हमने खरीदा कितने में, कॉस्ट क्या है। अगर हमने एक एयर, जैसे हम अकाउंटिंग जर्नल एंट्री पढ़ते हैं, तो हमने एक एयर कंडीशनर खरीदा 40,000 रुपए का, और उसकी इंस्टॉलेशन पे 5,000 हमारे और खर्च हो गए, तो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर अस फॉर दैट एसी? हमारे लिए वो एसी पड़ेगा 45,000, 45,000 का। तो वी विल रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ₹45,000, दैट इज द कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है उस एसेट को रेडी टू यूज सिचुएशन में लाने के लिए जितने भी खर्चे भी अगर होंगे तो उसको आप लोग उसमें जोड़ लेंगे। एसेट को आप लेकर आओगे, उस पर कैरेज चार्जेस लगेंगे, इंस्टॉलेशन के चार्जेस लगेंगे, या और भी कोई चार्ज, कोई पार्ट और लगाना पड़ रहा है उसमें, तब जाकर वो एसेट यूजफुल बन रही है आपके लिए। तो अप टू दैट स्टेज जितने भी खर्चे होंगे वो सारे आपको एसेट की कॉस्ट में जोड़ देने। दैट वैल्यू, दैट अमाउंट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ द एसेट। और वो कॉस्ट अब आपके लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट बन जाएगी, पुरानी जिस कीमत पर आपने उसको खरीदी थी, और उसी पर आप एसेट को दिखाते जाएं। एक डेप्रिसिएशन अगर उसमें से लगाना है तो आप डेप्रिसिएशन एसेट पे लगता है, वैसे सभी फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है एक्सेप्ट लैंड, तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन मार्केट में उसकी आज क्या रीसेल वैल्यू है, क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, या कितने में लोग उसको खरीदने बेचने में इंटरेस्टेड है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की। ये था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो अब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट तो ऐसा है जो आप लोग जर्नल एंट्री में यूज करते हैं। यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें कहता है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स ऑलवेज, ठीक है, एटलीस्ट टू एस्पेक्ट्स, एटलीस्ट। इसका मतलब क्या है कि जब कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है तो उसके ड्यूअल इफेक्ट होते हैं। जैसे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर हमने गुड्स बेचा, ठीक है, तो गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है, गुड्स गोज आउट। तो चलो एक चीज तो ये हो गई कि गुड्स जा रहा है, लेकिन हम ये भी देखें कि हमारे पास कैश कम्स इन, कैश हमारे पास आ रहा है। दो एस्पेक्ट हो गए। तो जब किसी ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं हमेशा। इसलिए अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब there are two sides to record a transaction, a debit and a credit। डेबिट क्रेडिट क्या है? कुछ और नहीं है, डेबिट क्रेडिट दो साइड है।
जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करवाती है कि भाई ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई चीज है, कोई ट्रांजैक्शन है, तो उसमें कुछ दो एस्पेक्ट आपको हमेशा मिलेंगे। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो एक ही सिंगल डायरेक्शन में चल रहा होगा। कुछ आ रहा है लेकिन कुछ जा नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ जा रहा है कुछ आ नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता। या सब अगर कुछ आ नहीं रहा, सपोज अगर मैंने यही गुड्स उधार में बेचा होता तो गुड्स तो जा रहा है सर, उधार में बेचा, कुछ आ नहीं रहा। अरे अगर कुछ आ नहीं रहा तो हमें राइट तो मिल रहा है ना कि हम सामने वाले से पैसा ले सकते हैं। दैट पार्टी विल बिकम असेट फॉर अस, हमें उससे पैसा लेना है फ्यूचर में, तो हमारी एसेट बन गई, डेटर बन गया हमारा। दैट मींस एवरी ट्रांजैक्शन क्रिएट्स फॉर यू और अफेक्ट्स आवर assets. That's why this concept satisfied the accounting equation. हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, वो यही कॉन्सेप्ट बनाता है। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि सर असेट का टोटल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो असेट का टोटल हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट तो होंगे। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई एसेट बढ़ेगी तो कोई लायबिलिटी भी बढ़ेगी, या हो सकता है कैपिटल बढ़ जाए। अगर किसी ट्रांजैक्शन में एसेट घट रही है तो हो सकता है लायबिलिटी भी घट रही हो या कैपिटल कम हो रही हो। किसी ट्रांजैक्शन में सिर्फ एसेट ही बढ़ रही है और एसेट ही कम हो रही है तो भी लायबिलिटी और कैपिटल को उसका इफेक्ट नहीं आएगा, तो टोटल तो वही रहेगा। भाई जितने अमाउंट से एसेट बढ़ी उतने अमाउंट से एसेट कम भी हो गई, तो दैट विल आल्सो नॉट अफेक्ट दिस इक्वेशन। दैट्स व्हाई द टोटल ऑफ एसेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटी एंड कैपिटल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाता है, ये वाली इक्वेशन को, एसेट का टोटल लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल के इक्वल के बराबर होगा, तो हम कहेंगे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि डबल एंट्री सिस्टम से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट एंड दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट एंड क्रेडिट। तो जैसे अगर हमने कहा गुड्स गया तो हमने रूल बना दिया गुड्स गया तो गुड्स को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे, और इसी तरह अगर हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे तो कैश आ रहा है तो इसको हम डेबिट में रिकॉर्ड भी करेंगे। दैट्स व्हाई हमने दो साइड बना दी, क्योंकि ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। किसी ट्रांजैक्शन में दो से ज्यादा चीजें हो सकती हैं, आ रही हैं, दो से ज्यादा चीजें हो सकती जा रही हैं, लेकिन साइड तो दो ही है, डेबिट और क्रेडिट। तो हमने जैसे मैथमेटिक्स में प्लस माइनस होता है, वैसे अकाउंटेंसी में हमने क्या बना दिया, डेबिट एंड क्रेडिट बना दिया। क्लियर है बात की नहीं? तो इस तरह जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाएगा तो कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होगी, हमें एक क्लासिफिकेशन करना इजी रहेगा। डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट करके हम लोग उस ट्रांजैक्शन के, उस अकाउंट के बारे में, उसके बैलेंस के बारे में इजीली जान सकते हैं। तो ये है वो ट्रांजैक्शन जिसने डेबिट क्रेडिट को बनाया, ये है वो कॉन्सेप्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही है जो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव एटलीस्ट टू एस्पेक्ट्स। इज इट क्लियर? तभी डेबिट क्रेडिट बराबर आएगा हमेशा, और अगर ऐसा इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे दैट मींस आपका डेबिट क्रेडिट बराबर कभी भी नहीं आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।